हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज केमिस्ट्री का चैप्टर 3 रिवीजन पर है। ये चैप्टर 3 पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगति। इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ी देर का ही रहेगा, बस थ्योरी है, सिर्फ थोड़ी थ्योरी निपटा देंगे, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग आती है इसमें क्या कि रासायनिक सबसे पहले हेडिंग आती है अभिक्रिया का वेग या दर। अभिक्रिया का वेग या दर। अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं? यानी कि अभिक्रिया वेग यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका एक वेग से ही होती है। तो यहाँ पर देखिए, अभिकारकों की वह मात्रा जो 1 सेकंड में उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर अभिकारकों की उत्पाद में परिवर्तित की मात्रा तथा लगा कुल समय बटे में कर देंगे। और वह दर या फिर अथवा में एक और परिभाषा होती है, अथवा में यही लिख लो, ये दूसरी परिभाषा अथवा की है। वह दर जिसमें समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया का वेग या सांद्रण कहते हैं, ठीक है। ये इसका मात्रक सांद्रण का मात्रक बटे समय का मात्रक हो जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, इनका इसका मात्रक हो जाएगा। अभिक्रिया का मात्रक होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। अब इसको उदाहरण में कैसे लिखेंगे, देखिए उदाहरण में है, यदि सूक्ष्म समांतराल dt में अभिकारक या पदार्थ की सूक्ष्म विघटित मात्रा dx हो या dc या dx या dc अभिकारक की विघटित मात्रा होती है तो अभिक्रिया का वेग निम्न होगा। अभिक्रिया का वेग बराबर dx बटे dt या dc बटे dt, ठीक है। अब अभिक्रिया के वेग के प्रकार पे आ जाओ। अभिक्रिया का वेग निम्न 3 प्रकार पर निर्भर करता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और क्या कहा जाता है, प्रारंभिक वेग। तो औसत वेग किसे कहते हैं? अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन तथा परिवर्तित होने में लगा समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन यानी मात्रा में परिवर्तन तथा परिवर्तन होने में लगे समय के अनुपात को ही औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में लगा समय, ठीक है। अब ठीक है, आगे है औसत वेग का सूत्र होता है औसत वेग बराबर dx बटे dt, ठीक है। माइनस चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह देखिए लगा है। माइनस चिन्ह अभिक्रिया के सांद्रण में कमी का प्रकट करता है जबकि प्लस चिन्ह उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि करता है। मतलब कि अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो अभिक्रिया के सांद्रण में यानी मात्रा में कमी होगी और अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो मात्रा में वृद्धि होगी। अब आइए आगे अगली हेडिंग है तात्क्षणिक वेग। किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यानी कि निश्चित क्षण पर अभिक्रिया के वेग को वास्तविक वेग कहते हैं। सिर्फ हेडिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तात्क्षणिक वेग को आर इंस्टेंटेनियस से प्रकट करते हैं। तात्क्षणिक वेग का निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आर इंस्टेंटेनियस और dx बटा dt। और वही चीज़ है dx या dc पदार्थ की या अभिकारक की सूक्ष्म विघटित मात्रा, यहाँ पर ये देखिए लिखी है dx या dc सूक्ष्म विघटित मात्रा। माइनस चिन्ह अभिकारक के सांद्रण में कमी, प्लस चिन्ह उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, ठीक है। अगली हेडिंग है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं? प्रारंभ में t बराबर 0 पर अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। जब समय शून्य हो तब अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक है। चलो ये एक पे टॉपिक निपट गया, वेग और वेग के प्रकार। अब आते हैं अभिकारकों के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि अगर मान लीजिए ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिकारक के वेग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिकारक के वेग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो अभिकारक के वेग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे कई तरीके, मतलब कि टोटल 5 प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कि सबसे पहला कारक क्या है? ताप का प्रभाव। यानी सबसे पहला कारक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दिए तो उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग ताप के समानुपाती होता है। ये सीधी सी बात है। जब कोई कमरे में आप बैठे हो और आग अचानक ताप बढ़ा दिया जाए तो आप भी भागने लगते हो इधर उधर, सीधे सीख है। मतलब कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है दाब का प्रभाव।
यानी कि दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यही चीज़ लिखिए, यहाँ पर लिखा है किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग दाब के समानुपाती होता है। सांद्रण का प्रभाव, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का सांद्रण बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारकों के अणुओं की संख्या टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि सांद्रण बढ़ा दिया जाएगा तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी अगर अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो उनमें टक्कर भी ज़्यादा होगी, अर्थात सांद्रण का प्रभाव यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब आते हैं अगली हेडिंग, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। यदि अभिकारकों में धनात्मक उत्प्रेरक लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और यदि अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया जाए तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है, ठीक है। ये सीधी सी बात है। भौतिक अवस्था का प्रभाव, अभिकारक और की भौतिक अवस्था की भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। ठोस अभिकारक की तुलना में चूड़ अभिकारक का वेग अधिक होता है, यानी कि चूड़ अभिकारक जो चूड़ अभिकारक होगा, चूड़ अभिकारक की वजह से वेग अधिक होगा, जो कि जो ठोस अभिकारक होगा उससे वेग कम होगा। जैसे मतलब कि कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हो तो उसमें आपने ठोस उत्पाद ले लिया तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर कोई चूर्ण उत्पाद ले लिया तो उसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तापीय गुणांक अगली हेडिंग है। जब किसी अभिक्रिया के तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, यानी कि दो अभिक्रिया हो रही हैं तो उनके वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक ज्ञात करने का निम्न सूत्र होता है, तापीय गुणांक बराबर के 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उनके वेग स्थिरांक यानी के 35 डिग्री सेल्सियस बटे के 25 डिग्री सेल्सियस। उनमें 10 डिग्री का सेल्सियस अंतर है, देखिए ऊपर 35 नीचे 25, 10 का अंतर है। एक और गुणांक आता है यहाँ पे, एक और कारक आता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया के तापीय गुणांक का मान बढ़ जाता है। अगर तापीय गुणांक बढ़ा दो तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, या अभिक्रिया का वेग बढ़ा दो तो तापीय गुणांक बढ़ जाता है, वो एक ही बात है, ठीक है। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। अभिक्रिया की आणविकता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया यानी अभिकारक यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ पर अभिकारक कितने हैं, 2, और यहाँ पर 3 है। देखिए 2 FeCl3 के हैं और 1 SnCl2 के। अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी, यहाँ पर एक, न्यूनतम 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर टोटल 3 है। यानी कि अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसके आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, इसके आधार पर अभिक्रियाँ 3 प्रकार की होती हैं, एक अणुक अभिक्रियाँ, द्विअणुक अभिक्रियाँ, त्रिअणुक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अणु भाग लेते हैं उन्हें एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2O2 का अपघटन हो रहा है तो H2 + ½ O2 बन रहा है। उत्पाद से मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि सिंगल अभिकारक लिया गया है तो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे। अब दूसरा उदाहरण आ जाइए, दूसरी हेडिंग आ जाइए, द्विअणुक अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं उन्हें द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। C12H22O11 + H2O। यहाँ पर देखिए कि सुक्रोज एक पहला अणु है तथा दूसरा H2O है, अभिकारक अणु 2 हैं, देखिए यहाँ पर, तो द्विअणुक अभिक्रिया हो जाएगी। सिंपल सी बात है, नाम में ही पहचान लोगे कितने अभिकारक अणु हैं। त्रिअणुक अभिक्रियाएं वैसी पहले जैसी अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें 3 अभिकारक अणु भाग लेते हैं उन्हें त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। 2FeCl3 + SnCl2 gives 2FeCl2 + SnCl4, ठीक है। अब अगली हेडिंग आती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो अभिकारक के वेग पर निर्भर करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि अभिकारक के वेग पर निर्भर करती, हाँ देखिए, यानी कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक के वेग पर निर्भर करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये या तो दूसरे में बोल लीजिए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाली पर वह अभिक्रिया जो अभिकारक के वेग पर निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखिए दोनों सिंपल परिभाषा हैं, याद कर लीजिए दोनों में से कोई एक। इसका एक उदाहरण, कुछ उदाहरण हैं
इसको समझते हैं। उदाहरण में क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस मिलकर एक HCl का निर्माण करते हैं HCl के दो अणुओं का। इसकी कोटि शून्य होगी। अब क्यों शून्य होगी इसको आगे बताएंगे। H2O2 इसकी कोटि 1 होगी और C12H22O11 प्लस H2 इसकी भी कोटि 1 होगी। क्यों? जबकि यहाँ पर दो अणु दिए गए हैं। CH3COOH प्लस NO इसकी कोटि 2 होगी और 2FeCl3 SnCl2 यहाँ पर कोटि 3 होगी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों, यहाँ पर तो समझ आया कि दो अणु हैं तो 2 कोटि, 3 अणु हैं तो 3 कोटि हुई। अब अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, अभिकारक के अणुओं की। और यहाँ पर देखिए जिन अभिक्रियाओं में हैलोजन तत्व नोट पॉइंट है, यहाँ पर ये नोट पॉइंट की वजह से ऐसा हो रहा है। जिन अभिक्रियाओं में हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति Hµ होती है, उन अभिक्रियाओं की कोटि शून्य होती है, क्योंकि इनमें अभिकारकों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए H2Cl2 यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तो इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो इसकी कोटि शून्य होगी। और परिभाषा में क्या कहा जाए, अभिकारक अणु की वह न्यूनतम संख्या जो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन कर दे अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो इसकी कोटि शून्य होगी। H2O2 यहाँ पर देखिए कोटि 1 होगी, क्योंकि एक ही अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए जल उपस्थित है, क्योंकि जल का अब कहेंगे जल भी तो है, इसका तो कुछ यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी, तो जल यानी कि जल का pH मान 7 होता है। वो उसको चाहे कहीं पे भी रखो उसका pH मान 7 ही रहेगा। शुद्ध जल का pH मान 7 रहता है, तो इसकी कोटि 1 रहेगी। जिस अभिक्रिया में जितने अभिकारक लिए जाएँ वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। ये नोट पॉइंट है, मतलब कि जितने अभिकारक लिए जाएँ उतनी उसकी कोटि होती है, जल और सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया को छोड़कर। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये अंतर है छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, ठीक है। कोटि किसे कहते हैं? अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उससे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें न्यूनतम संख्या अणुओं की पूछी और इसमें अणुओं की वह संख्या जिनके फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाते हैं वह उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ पर ये आणविकता का कार्य है। अभिक्रिया की आणविकता रासायनिक समीकरण से ही ज्ञात हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोग विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी कि देखिए इसका समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरण जो दिया है अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर, इससे तो कोटि वो क्या कहते हैं आणविकता इसी से ज्ञात हो जाएगी। इसमें आणविकता 2 है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है। यहाँ पर भी आणविकता 2 है, अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन यहाँ पर जो कोटि है वो सिर्फ केवल प्रयोग विधा द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि अब इसमें H2O है, इसमें H2O नहीं लिया जाएगा कोटि में, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता वेग पर निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया की कोटि वेग पर निर्भर होती है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती, इसकी कोटि शून्य भी हो सकती है। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांश होती है। अभिक्रिया की कोटि अपूर्णांश यानी कि भिन्न में भी जा सकती है। निम्न अभिक्रिया की आणविकता 2 है जबकि कोटि 1 है। यानी कि इसकी देखिए वही चीज़ है, आणविकता 2 है, यानी आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि 1 है, क्योंकि जल को गिना नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ नीचे उदाहरण में देख लीजिए आप लोग, वो देख नहीं पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता तो 2 है लेकिन कोटि 1 है यहाँ पर, क्योंकि जल को गिना नहीं जाता है। आइए अब अगला पेज। अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए माना कोई अभिक्रिया निम्न है Ma + Nv जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। चलिए इसको आप करके देखते हैं, इसको हम यहाँ पर बोर्ड पर करके देखते हैं, ठीक है, इसको करके देखते हैं। अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण। अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण, ठीक है। ये अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे,
सबसे पहले करेंगे माना एक अभिक्रिया निम्न है। माना एक अभिक्रिया निम्न है एम ए प्लस एन बी गिब्स यानी कि उत्पाद में परिवर्तित होती है। ठीक है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अभी यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से कक्षा 11 में पढ़ा था। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है समानुपाती होता है अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के, यानी कि इसका ये सांद्रण हो गया, इसकी पावर जो गुणा रस समीकरण में गुणांक होता है वो ऊपर आ जाता है m इंटू इसका सांद्रण यानी कि सक्रिय द्रव्यमान और n समीकरण 1। अब अभिक्रिया का वेग हम लोगों को पता है dx/dt पढ़ा है, समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A की पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर n। कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k इंटू एक्टिव मास ऑफ A की पावर m B की पावर n। ठीक है, वेयर के यहाँ पर k वेग स्थिरांक है या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं, और यही इस समीकरण को वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। इसी नियम को ये आ गया आपका वेग नियम या वेग समीकरण। चलिए देखिए वेग समीकरण आ गया। अब इस समीकरण को वेग नियम या वेग समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा अभिकारकों का सांद्रण की पावर n। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा अभिकारकों का सांद्रण। ठीक है, अभिकारकों का सांद्रण, देखिए इनका अभिकारकों का सांद्रण की पावर कैपिटल N। ठीक है, अब कैपिटल N वेयर कैपिटल N इक्वल टू m प्लस n। ठीक, एक ये निकल गया। अब क्या कहेंगे, ठीक है इतना आ गया, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, n बराबर m प्लस n। ठीक, अब यहाँ पर इतना हो गया। वेयर एन अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों के सांद्रण के मध्य प्राप्त समीकरण को वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारकों के सांद्रण के मध्य प्राप्त समीकरण को अभिकारकों के मध्य प्राप्त समीकरण को वेग समीकरण या वेग स्थिरांक वेग नियम कहते हैं। जैसे कि फिर से एक बार देख लेते हैं, अभिक्रिया का वेग यानी ये और अभिकारकों के सांद्रण यानी कि अभिकारकों के सांद्रण के मध्य प्राप्त समीकरण को वेग समीकरण या वेग स्थिरांक कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं तो उन अभिक्रियाओं की कोटि शून्य होती है, क्योंकि गैसों के अणु दूर दूर रहते हैं, इनमें आकर्षण बल नगण्य या बहुत ही कम होता है। जैसे कि गैसों के अभिकारक के अणुओं में सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अभिकारक अणुओं की जो गैसों में होता है उनमें सांद्रण का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये इसी वजह से उसको कोटि में नहीं गिना जाता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। माना एक अभिक्रिया A है जो उत्पाद में परिवर्तित होती है। अभिकारक A की प्रारंभ में A मोल मात्रा लेगी, t समय बाद x मोल विघटित होती है तो अभिकारक A की शेष मात्रा A माइनस x मोल होगी। A उत्पाद है, उत्पाद में परिवर्तित होता है, प्रारंभ में A मोल है तो t समय में विघटित मात्रा 0 रही। जब A माइनस t समय बाद A माइनस x मोल मात्रा रहेगी और x विघटित हो गई। यदि समय सूक्ष्म अंतराल dt में अभिक्रिया की सूक्ष्म विघटित मात्रा dx हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। ठीक है, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक A की शेष मात्रा
dx बटे dt बराबर समानुपाती है ए अल्फ़ा ए माइनस एक्स, dx बटे dt बराबर के इंटू ए माइनस एक्स, या वेयर के बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक। ठीक है, यदि a माइनस एक्स बराबर 1 हो यानी कि शेष मात्रा 1 हो तो इकाई स्थानांतरण पर dx बटे dt बराबर 1 या dx बटे dt बराबर के अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, इकाई सांद्रण पर किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना था हम लोगों को, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक, तो ये यहाँ पर निकल आया k बराबर dx बटे dt, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है यदि इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, नोट पॉइंट है कुछ, माने एक अभिक्रिया निम्न है Na प्लस Nv, ठीक है, और जो उत्पाद में परिवर्तित हो रही है। वेग नियम में वेग समीकरण से अभिक्रिया का वेग b या r बराबर k इंटू एक्टिव मास ऑफ a की पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ b की पावर n। यदि m प्लस n 0 हो तो अभिक्रिया की कोटि 0 होगी, यदि m प्लस n बराबर 1 हो तो अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, m प्लस n बराबर 2 तो अभिक्रिया की कोटि 2, और m प्लस n बराबर 3 तो अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। ये चीज़ आप याद रखना, अभिक्रिया की कुल कोटि m प्लस n से निकाली जाती है। यदि m प्लस, अब इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, इस सवाल ध्यान से देखना। एक अभिक्रिया का वेग के ए की पावर मतलब कि एक्टिव मास ऑफ a की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अब इसकी कोटि कैसे ज्ञात करेंगे? कोटि ज्ञात करने का एक सीधा सूत्र होता है कि ये भी यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर m प्लस n, यानी कि तो चूँकि वेग बराबर k इंटू ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 3/2, m का मान 1/2 यहाँ से आया, n का मान 3/2। अभिक्रिया की कोटि m प्लस n बराबर 1/2 प्लस 3/2, और लासा लेके यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला तो 4/2 आया, और यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर 2 आया है। ऐसा ही दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है? अभिक्रिया 3a प्लस 2b के वेग समीकरण से वेग k इंटू एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b की पावर 1/2 है, इसकी कोटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3a प्लस 2b उत्पाद में बदल रहा है, ठीक है, तो वेग स्थिरांक वेग बराबर क्या आएगा यहाँ पर k इंटू एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b, m बराबर यहाँ पर 1 निकला और n बराबर 1/2, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी m प्लस n बराबर 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिक्रिया a प्लस b उत्पाद के लिए वेग समीकरण r बराबर इतना दिया गया है, तो कोटि ज्ञात कीजिए। चूँकि r बराबर इतना दिया गया है, m का मान यहाँ से 1/2 है, n का मान यहाँ से 2 आया, ठीक है, तो m प्लस n बराबर 5/2। जिन अभिक्रियाओं, अभी यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक गैसीय अवस्था में होते हैं उन अभिक्रियाओं की कोटि 0 होती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में अणु दूर रहते हैं और आकर्षण बल बहुत कम होता है, अतः इन अभिक्रियाओं के संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सिंपल सी बात है। अब आई शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, मतलब कि अभी अभिक्रिया की कोटि का ही टॉपिक चल रहा है, तो उसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जो अभिकारक के वेग पर निर्भर नहीं होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित नहीं होता उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना। शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के अणुओं के साधारण में परिवर्तन नहीं होता, ये चीज़ हम जानते ही हैं। माना ही का शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है, a बराबर जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, ये चीज़ यहीं से शुरू है, ठीक है। अभिक्रिया है जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। शून्य कोटि के लिए द्रव्यमानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती है a की पावर 0, क्योंकि सांद्रण में कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो dx बटे dt बराबर k इंटू ए की पावर 0, वेयर k बराबर वेग स्थिरांक है, एक्टिव मास ऑफ a की पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी फलन के ऊपर अगर 0 पावर लगी है तो उसका मान 1 हो जाता है फलन का, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे देखिए, अगले पेज पे आते हैं।
अतः डी एक्स बटे डी टी बराबर के इंटू वन, या डी एक्स बराबर डी एक्स बटे डी टी बराबर के, डी एक्स बराबर के डी टी टी, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन के डी टी टी, के बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डी को खा गया तो यहाँ पर एक्स बचा, एक्स बराबर के इंटू, और यहाँ पर ये इसको खा गया, इंटीग्रेशन डी को खा गया, के इंटू टी बचा प्लस सी, एक्स बराबर के टी प्लस सी आ गया, वेयर सी बराबर समाकलन नियतांक। प्रारंभ में जब टी बराबर 0 था तब विघटित मात्रा भी 0 थी और सी बराबर 0 होगा, तब सी बराबर, क्योंकि यहाँ पर टी का मान 0 रखेंगे, एक्स का मान 0 रखेंगे तो सी का मान ऑलरेडी 0 आ जाएगा। यह मान समीकरण 1 में रखें, मतलब कि सी का मान समीकरण 1 में रख दो, सी बराबर 0 1 में रखने पर एक्स बराबर के टी या के बराबर एक्स बटे टी, के बराबर एक्स बटे टी। इस समीकरण को समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया टी समय बाद पदार्थ की विघटित मात्रा, टी बराबर विघटन में लगा समय। ठीक है, अब इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गणित समीकरण से मात्रक, इसका मात्रक देखिए, मात्रक बहुत सरल है निकालना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बराबर एक्स बटे टी, शून्य कोटि का मात्रक एक्स का मात्रक बटे टी का मात्रक, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। शून्य कोटि का मात्रक मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, कोटि का मात्रक ज्ञात करने का सामान्य सूत्र ये है, इसको याद कर लिए, इससे आप चारों कोटियों के मान निकाल सकते हैं। कोटि का मात्रक मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड की पावर -1। यहाँ पर n का मान है, n बराबर अभिक्रिया कोटि, या एक प्रथम कोटि की पूछी जाए तो 1 रख देना, द्वितीय कोटि की पूछी जाए 2 रख देना, तृतीय कोटि की पूछी जाए तो n बराबर 3 रख देना, शून्य कोटि की पूछी जाए तो 0 रख देना। अब यहाँ रख के देखिए, 1 में से 0 गया, 1 बचा, 0 में से 1 गया, -1 बचा और -1 है ये, तो देखिए यहाँ पर पहले से ही वही चीज़ रखी हुई है। अब यहाँ पर तीनों अभिक्रियाओं के मात्रक ज्ञात करने हैं, वो आप खुद से निकाल लें। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण, गुण अथवा विशेषताएं, ये चीज़ थोड़ा देख लें। शून्य कोटि अभिक्रियाओं का समाकलित वेग समीकरण निम्न होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, के बराबर, और शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक तथा अभिक्रिया के वेग का मात्रक समान होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक यानी कि और अभिक्रिया के वेग का मात्रक एक होता है, कि ये दूसरा पॉइंट है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल में लगा समय अभिकारक की मात्रा के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल में लगा समय अभिकारक की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि मतलब अर्धायु काल किसे कहते हैं, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, अर्धायु काल रहता है। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल में लगा समय, यानी कि आधा होने में लगे समय अभिक्रिया की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, ओके। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें सांद्रण परिवर्तन ही नहीं होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग नियत रहता है। ठीक है, अब आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो एक अभिकारक के वेग पर निर्भर करती है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, अथवा वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का सांद्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति। ठीक है, माना एक अभिक्रिया ए है, अभिकारक एक है, माना एक अभिकारक ए है जो उत्पाद में परिवर्तित होता है। अभिकारक ए की प्रारंभ में ए मोल मात्रा ली गई है, टी समय बाद एक्स मोल मात्रा विघटित हुई है, तो अभिकारक ए की शेष मात्रा ए माइनस एक्स होगी। यानी कि प्रारंभ में ए मात्रा थी, 0 जब टी बराबर 0 था तब ए मात्रा थी, और जब टी समय बाद यानी कि कुछ समय बाद ए माइनस एक्स मात्रा हो गई, यानी कि एक्स यहाँ पर घट गया और उत्पाद में परिवर्तित हो गया। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारक ए की शेष मात्रा की। ठीक है, तो डी एक्स बटे डी टी समानुपाती के इंटू ए माइनस एक्स के डी टी, के इसको यहाँ पर नीचे लाया, डी टी यहाँ पर लाया, के डी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 बटे ए माइनस एक्स डी एक्स बराबर के इंटू इंटीग्रेशन डी टी।
इंटीग्रेशन डी से कट गया और यहाँ पर बचा के टी। लेकिन यहाँ पर जो 1/x है बराबर हो जाएगा log x, ठीक है। तो 1/x हो जाएगा log x माइनस log a माइनस x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन के टी प्लस सी। के टी यहाँ से आ गया, के इंटीग्रेशन और डी कट गया तो यहाँ पर के टी आया केवल प्लस सी। जब सी बराबर समाकलन नियतांक प्रारंभ में जब t बराबर 0 हो, जब t बराबर 0 हो तो x बराबर 0 होगा। ये सभी मान यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रखने पर log माइनस log a माइनस 0 बराबर k इंटू 0, तो c बराबर माइनस log a ऑन मतलब कि ऑन बेस e, ठीक है। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो माइनस log a ऑन बेस e बराबर के टी माइनस log a ऑन बेस e। c की जगह यहाँ पर ये log a रख दिया। के टी बराबर log a ऑन बेस e माइनस log e ऑन a माइनस x, ठीक है। चूँकि log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n, ठीक है। तो के टी बराबर log a बटे a माइनस x। अब यहाँ पर हमको मतलब कि बेस 10 यहाँ पर इसका बेस क्या है, log का बेस e है। ये तो सूत्र से आ गया log a, यहाँ पर आ गया a माइनस x नीचे आ गया के टी बराबर। अब यहाँ पर बेस a e है, इसको बेस 10 में बदलने के लिए log e बराबर होता है 2.303 log 10। इसकी जगह ये मान रख दीजिए, ये बेस 10 में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर यही किया गया है, यही मेन पॉइंट है, यहीं से सूत्र बना है। के टी बराबर 2.303 log a बटे a माइनस एक्स ऑन बेस 10। यहाँ पर के टी को नीचे ले आए, के बराबर 2.303 बटे टी इंटू लॉग बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र निकला है, इसी से सवाल लगेंगे ज़्यादातर। अब आइए अगले सूत्र को, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण। देखिए इसके लक्षण पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण निम्न होता है 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ए अभिकारक या पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा सांद्रण, अभिकारक या पदार्थ की विघटित मात्रा x बराबर और t बराबर विघटित होने में लगा समय। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक तथा अभिक्रिया के वेग का मात्रक भिन्न भिन्न होता है, मतलब कि इनका मात्रक अलग अलग होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक देखिए सेकेंड इनवर्स आया, और जबकि अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल स्क्वायर मोल की पावर 2 इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल में लगा समय प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता। टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ये इस पर ये सूत्र होता है मेन, उस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि टी हाफ समानुपाती ए नहीं होता है इसमें, ठीक है। अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है, यानी कि एक अभिकारक की सांद्रण में परिवर्तन होता है। अगर दो अभिकारक हों तो दो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती तो उसमें दो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक का वेग एक अभिकारक के वेग पर निर्भर करता है, यानी कि यह सिर्फ एक अभिकारक के वेग पर ही निर्भर करेगा। ये अंतर है, ये अंतर लिखना जरूरी है। अर्धायु या अर्ध जीवन काल, देखिए परिभाषा भी आगे जो बताई थी, जब कोई पदार्थ जितने समय अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो उससे उस पदार्थ की अर्धायु कहते हैं। अर्धायु को टी हाफ से प्रकट करते हैं। अर्धायु बराबर एक सूत्र होता है, अर्धायु बराबर 0.693 बटे वेग स्थिरांक, या टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। अब यहाँ पर प्रूव आ जाता है, इम्पोर्टेंट प्रूव है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल में लगा समय अभिकारक या पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निम्न होता है, ये तो अभी निकाला है। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऑन बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स। के बराबर वेग स्थिरांक, ए बराबर अभिकारक या पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा या सांद्रण, एक्स बराबर अभिकारक या पदार्थ की विघटित मात्रा। देखिए ये ठीक है। अर्धायु की परिभाषा से टी बराबर टी हाफ और एक्स बराबर प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। मान ली कोई ए अभिक्रिया थी, मतलब कि अभिक्रिया में शुरुआत में ए मात्रा थी और मतलब कि अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो a/2 हो गया। यह सही मान समीकरण 1 में रख दें। टी का मान टी हाफ रख दें और लॉग ऑन बेस 10 ए बटे ए माइनस एक्स, एक्स की जगह a बटे 2 रख दिया गया तो 2a माइनस ए, यहाँ पर a/2 बचा और ये a से a कट गया तो
तो ऊपर पहुंच गया। और यहाँ पर के बराबर 2.303 बटे टी हाफ इंटू log 2। अब log 2 ऑन बेस 10 का मान होता है 0.3010, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो के बराबर आया 0.693 बटे टी हाफ, या टी हाफ बराबर 0.693 बटे के, ठीक है। अभी एक नोट पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं किसी अभिक्रिया के में अभिकारक का सांद्रण n गुना बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। यानी कि कैसे, किसी अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण n गुना बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाता है। यानी कि अभिकारक का सांद्रण समानुपाती होता है अभिकारक के वेग के, एक तरीके से लिखा है। आवासीय आणविक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें आणविकता तथा कोटि भिन्न भिन्न होती है उन्हें आवासीय, यार इसमें सीधा सीधा इसमें आणविकता तथा कोटि भिन्न भिन्न होती है, आवासीय आणविक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब एक अणु का अभिक्रिया आगे आवासीय एक अणु का अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक होती है लेकिन आणविकताएं भिन्न भिन्न होती हैं उसे आवासीय एक अणु का अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको देख लेंगे बस एक बार। सक्रियण ऊर्जा, एक बार इसको देख लीजिए, आ सकती है शायद पेपर में। वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ए बराबर 2.303 आर T1 T2 बटे T2 माइनस T1 log K2 बटे K1, वेयर ई ए बराबर सक्रियण ऊर्जा, आर बराबर गैस स्थिरांक यहाँ पर देखिए, और T1 T2 बराबर परमताप पहला दूसरा परमताप, और K1 बराबर पहला वेग स्थिरांक और K2 बराबर दूसरा वेग स्थिरांक, ठीक है। ये नष्ट समीकरण भी शायद ना, नहीं यहाँ पर नष्ट समीकरण नहीं, नष्ट समीकरण दूसरे चैप्टर में था। आर्हीनियस समीकरण है ये, तो बस कुछ नहीं ज़्यादा, ये इससे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछ जाते हैं, और बस इतना ही रिवीजन करने के लिए है, बाकी का रिवीजन अपना अलग करना है। इतना रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा, बाकी का कॉपी से देखते रहना, PDF मिल जाएगी पूरी।